फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। आज हम टॉप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं भारतीय संविधान के इतिहास से रिलेटेड। आज हम 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चंस है वो अगली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया था। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी, 1773। आज का अगला क्वेश्चन, 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था उसका पहला कदम क्या था? तो जो 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था उसका पहला कदम था कि जो ब्रिटिश की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल देना। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए कि जो ब्रिटिश की संसद थी वो भारत में अपने अधिकार को बढ़ाना चाहती थी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो किस अधिनियम के तहत भारत में सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो कलकत्ता में सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापना की गई थी तो वो किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो उसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आज का अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत में गवर्नर जनरल का पद था वो किस अधिनियम के तहत बनाया गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। तो 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा ही भारत में गवर्नर जनरल का पद पहली बार बनाया गया था। आज का अगला प्रश्न, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हास्टिंग। तो लॉर्ड वारेन हास्टिंग भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा जो ब्रिटिश सरकार की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने दीवानी, सैनिक और राजस्व सारे के सारे मामलों में अपना नियंत्रण बना लिया था। तो वो था हमारा 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। तो 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों में अपना पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया था। आज का अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। तो वो था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। तो इसी के तहत गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके तहत भारत में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो वो नियम था 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। आज का अगला प्रश्न, ब्रिटिश मिशनरी को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति मिली थी? तो वो था अधिनियम 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसी के द्वारा भारत में बसने के लिए अनुमति मिली थी ब्रिटिश मिशनरियों को। तो इसका जो सही आंसर है वो 1813 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा एक्ट था जिसके तहत भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति
से वंचित बनाया गया। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1833 का नियम। तो इसी नियम के तहत भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित रखा गया। आज का अगला प्रश्न, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए थे, लेकिन किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही भारत में गवर्नर जनरल बनाए गए थे। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी? ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी, यानी एक विधि सदस्य की वृद्धि हुई थी? तो वो अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अगर ये आपने सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए तो यानी आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। तो इसी अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी। आज का अगला प्रश्न, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य को अलग किया गया था? तो यह भी था 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसी अधिनियम के थ्रू कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे उनको अलग किया गया था। आज का अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया? तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसी एक्ट के तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्से लेने के लिए संभव बनाया था। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में भागीदारी की नींव डाली? ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीय प्रशासन में भारतीयों की नींव डाली थी? तो भारतीयों की भागीदारी की नींव डाली थी। तो वो था चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की नींव रखी गई थी। आज का अगला प्रश्न, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम जो 1835 था वो किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो वह कौन सा आयोग था जिसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 भारत में लाया गया था? तो उस आयोग का नाम था मैकले का मिनट। तो इसी के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ने रिपोर्ट दी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ई, मैकले का मिनट। आज का अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? यानी कब भारत में महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, 1858 ईस्वी। आज का अगला प्रश्न, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? सम्राज्ञी विक्टोरिया थी, उन्होंने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सारी चीजें देने का आश्वासन दिया था। तो उनमें से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो वो था भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसको भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो वो था महारानी की घोषणा वाला 1858। तो इसी को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिया? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो था 1858 का अधिनियम। तो इसी के द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। आज का अगला प्रश्न,
ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्रिटिश संसद के कौन सा ऐसा अधिनियम था, यानी ब्रिटिश संसद का ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी शक्ति थी वो सारी की सारी ब्रिटिश राज्य में स्थानांतरित कर दी गई? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसी के तहत जो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां थी वो ब्रिटिश राज्य को स्थानांतरित कर दी गई। आज का अगला प्रश्न, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत में सचिव का पद लाया गया था? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1858। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा ही भारत सचिव का पद निर्मित किया गया था। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी? तो उस अधिनियम का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का अगला प्रश्न, 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? कि जो 1861 का अधिनियम लाया गया था उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? कि अगर कभी भी गवर्नर जनरल को किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कथन ए, इंडियन काउंसिल अधिनियम 1861 ने भारत के प्रशासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया। जो इसका कारण है कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करने पर उन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करती थी जिन्हें व्यापारिक संघ और प्रांतीय विधान परिषदें मनोनीत करती थी। तो आपको बताना है कि ये जो कथन ऊपर दे रखा है क्या ये इसका सही कारण है? तो जो इसका पहला है कि जो ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। जो बी है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। या सी, ये दोनों एक पहला सही है या दूसरा गलत है। जो आर है वो गलत है और ए सही है। जो डी है कि वो ए गलत है और आर सही है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, कि जो ए है वो सही है कि 1861 अधिनियम के तहत भारत के शासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया गया था, क्योंकि इसके तहत जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो अध्यादेश जारी कर सकता था। तो ये जो था 1861 का अधिनियम बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था भारत के शासन में। और जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करने पर उन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करते थे जिन्हें व्यापारिक संघ और प्रांतीय विधानसभा परिषदें मनोनीत करती थी। ये गलत है, ये इसका कोई कारण नहीं है। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार आई थी? तो वो अधिनियम था 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार भारत में आई थी। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद किस अधिनियम द्वारा डाली गई थी? तो जो इसका सही आंसर है वो है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। तो इसी अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली गई थी। आज का अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो गवर्नर जनरल परिषद था उसमें वृद्धि करके पहली बार अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई थी। तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो था भारत परिषद अधिनियम 1861। तो इसी के द्वारा गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई थी। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिसे स्थायी स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो वो था लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। इसे ही स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसरॉय से है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्बर्ट बिल, ये न्याय से रिलेटेड बिल था। तो ये किस वायसरॉय का विवाद का संबंध बना था? तो इल्बर्ट बिल जो विवाद का संबंध था वो था लॉर्ड रिपन से। तो जो इसका सही आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। आज का अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम वर्ष 1878 को किस गवर्नर जनरल के द्वारा रद्द कर दिया गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम था वो कब लाया गया था? वो लाया गया था 1878 में। तो ये किस गवर्नर जनरल ने इसको रद्द किया था? तो वो किया था लॉर्ड रिपन ने। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम रद्द कर दिया गया था। आज का अगला प्रश्न, एचिसन कमीशन 1886 को किस सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो जो एचिसन कमीशन था जो 1886 था वो किन में सुधार करना चाहता था? तो वो करना चाहता था भारतीय नागरिक सेवाओं में। तो भारतीय नागरिक सेवाओं के लिए एचिसन कमीशन 1886 लाया गया था, जिसमें कुछ सुधारों की सिफारिश की गई थी। आज का अगला प्रश्न, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भारत में शासन व्यवस्था लाई गई थी, जब भारत में शासन व्यवस्था आई थी, तो उस समय पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। तो वो किस माध्यम से किया गया था? तो वो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली था वो किस अधिनियम से प्रारंभ किया गया था? तो जो इसका सही आंसर है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसी के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ माना जाता है। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके तहत भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनमें से युग्म सही है। तो वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, क्योंकि 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसी में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ माना जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मार्ले मिंटो सुधार था वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो जो मार्ले मिंटो सुधार था वो 1909 में पारित किया गया था। आज का अगला प्रश्न, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो 1909 था यानी मार्ले मिंटो सुधार वो 1909 में पारित किया गया था। तो इसमें किस व्यवस्था की बात की गई थी? तो इसमें करी गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अंतिम प्रश्न, मिंटो मार्ले सुधार का अधिनियम क्या था? तो ये अधिनियम लाया गया था पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए, कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की इसमें व्यवस्था की गई थी और इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए ये सुधार लाया गया था। ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के इतिहास से रिलेटेड।
इससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगली वीडियो में इससे रिलेटेड और भी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाइए।